कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस हम देख रहे थे, या फिर जिसको हम जो है कहते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। ठीक है, ये होती है ऑन द बैकग्राउंड ऑफ सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस बाय द कोलिसिस ऑफ द कोल नोड्यूल्स। जब वो कोल नोड्यूल्स मिलेंगे आपस में उसकी वजह से होगा, और ये जनरली ना डेवलप करती है बहुत सालों के बाद। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये कैरेक्टराइज होती है कि इसमें मल्टीपल डार्क ब्लैक स्कार बन जाते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर से भी बड़े होते हैं, और कभी कभार ये 10 सेंटीमीटर से भी बड़े हो सकते हैं डायामीटर में, और उनमें डेंस कोलेजन पाया जा सकता है और पिगमेंट भी। अगर फिगर देखें, इस फिगर में देखें यहाँ पर प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस दिखाई गई है कोल वर्कर की। ठीक है, इसमें जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो है ब्लैक पिगमेंट, ये एसोसिएटेड है फाइब्रोसिस के साथ, ये सारा फाइब्रोसिस के साथ पिगमेंट एसोसिएटेड है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस जो है ये एक बिनाइन डिजीज़ है, और ये मतलब लिटिल डिक्रीज इन द लंग फंक्शन कराती है उन लोगों में जिनमें प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस डेवलप कर जाती है ना, तो उनको ज़्यादा पल्मोनरी डिसफंक्शन हो जाती है। ठीक है, उनमें मतलब पल्मोनरी डिसफंक्शन ज़्यादा होगा, उनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी, और कोर पल्मोनरी जिनको पीएमएफ होगा। ठीक है, प्रोग्रेशन फ्रॉम द कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस टू पीएमएफ, ये जो है लिंक्ड है टू वेराइटी ऑफ वेरिएबल्स। वो कौन से वेरिएबल्स हैं? इंक्लूडिंग हायर कोल डस्ट एक्सपोजर लेवल एंड टोटल डस्ट बर्डन। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा कोल डस्ट एक्सपोजर होगा और टोटल डस्ट बर्डन कितना है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वंस इस्टेब्लिश्ड पीएमएफ एक बार अगर हो जाए तो इसको टेंडेंसी है कि वो प्रोग्रेस करे इवन इन द एब्सेंस ऑफ द फर्दर एक्सपोजर नहीं होगा फिर भी वो और प्रोग्रेस करेगी। After taking smoking related risk into account, there is no increased frequency of lung carcinoma in coal miners. ठीक है, इनमें इतना कार्सिनोमा का चांस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू, जैसा कि ये फीचर जो है कार्सिनोमा का ये उसमें था सिलिका और एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से। ठीक है, तो ये जो है इसको डिस्टिंग्विश करती है कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस से। ठीक है, इरफान मसूद पैथोलॉजी से भी देख लेते हैं हम कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। हमने कहा ये न्यूमोकोनियोसिस है जो कि कोल डस्ट की इन्हेलेशन की वजह से होती है। ये 3 तरह की इसकी टाइप्स है, एक पल्मोनरी एंथ्राकोसिस, सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस एंड कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। जो पल्मोनरी एंथ्राकोसिस है ना, ये मोस्ट इनोक्यूअस यानी नॉन इंजरियस कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस है, इतनी ये ख़तरनाक नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, और इसमें एंथ्राकोटिक जो पिगमेंट है ना वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो है जिनमें एंथ्राकोटिक पिगमेंट होगा, उन एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को हम कह देंगे डस्ट सेल्स। ये हमने उनको नाम दे दिया डस्ट सेल्स। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरी है सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस SCWP। अब इसमें क्या होता है कि फाइब्रोटिक ओपेसिटीज़ होती हैं, दैट इज़ कि जो कोल मैक्यूल्स और कोल नोड्यूल्स है ना वो इस कंडीशन में पाए जाते हैं। अब ये कंडीशन ज़्यादातर हमारे अपर लोब्स को और अपर जोन्स ऑफ द लोअर लोब्स को अफेक्ट करेगी, जैसा मैंने आपको यही पॉइंट बेसिक में भी बताई थी। और इसके अलावा ये जो है आगे जाके सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा करवाएगी। फिर हमने कहा तीसरी होती है कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, इसको हम प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस PMF कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है फाइब्रोटिक ओपेसिटीज़ होंगी विथ या विदाउट नेक्रोटिक सेंटर, ज़रूरी नहीं है हो, या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये क्रिपलिंग लंग डिजीज़ कॉज करवाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक लंग डिजीज़। उसके बाद दूसरी डिजीज़ जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस करंटली जो है ना ये मोस्ट प्रिवेलेंट क्रोनिक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है पूरी दुनिया में। ठीक है, ऑक्यूपेशनल है। ये तब होती है जब हम इनहेल कर लेते हैं ना क्रिस्टलाइन सिलिका को, मोस्टली ऑक्यूपेशनल सेटिंग में लोग इसको इनहेल कर लेते हैं। अब वर्कर्स जो है ना वो जो सैंड ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं या हार्ड रॉक माइनिंग पे वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा रिस्क पे होंगे। सिलिका अकर दोनों कंडीशंस में करता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसकी, दूसरी एमोर्फस फॉर्म होती है। लेकिन जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना जिसमें एक क्वार्ट्स आ जाता है, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडामाइट, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है ना ये ज़्यादा टॉक्सिक और फाइब्रोजेनिक होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इनमें से क्वार्ट्स जो है ये ज़्यादा कॉमनली इम्प्लिकेटेड होता है सिलिकोसिस में। इन्हेलेशन के बाद अब ये पार्टिकल्स जो है ये जाके हमारी एपिथेलियल सेल्स के साथ और मैक्रोफेजेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब इंजेस्टेड सिलिका पार्टिकल्स जो है ना वो इन्फ्लेमाजोम की एक्टिवेशन करवा देगा, इन्फ्लेमाजोम की। ठीक है, और सब्सिक्वेंट रिलीज़ होगा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का बाय पल्मोनरी मैक्रोफेजेस। कौन से मेडिएटर्स होंगे? इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, फाइब्रोनेक्टिन, लिपिड मेडिएटर्स,
ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स एंड फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस, ये सारे हमारे मैक्रोफेजेस जो हैं वो रिलीज़ करेंगे क्योंकि इन्फ्लामासोम एक्टिवेट हुआ है। अब जब ये मिक्स होगा विथ अदर मिनरल्स तो फाइब्रोजेनिक इफेक्ट जो है क्वार्ट्स का वो कम हो जाएगा। जब सिर्फ अकेला क्वार्ट्स जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन अगर वो बाकी मिनरल्स से मिला हुआ हो तो फिर वो इसका फाइब्रोजेनिक इफेक्ट जो है ना, फाइब्रोसिस करवाने वाला, वो कम हो जाएगा। ये जो फॉर्चुनेशियस जो सिचुएशन है ये कॉमन प्लेस है, जैसा कि क्वार्ट्स जो है ना वर्क प्लेस में रेयरली हमें प्योर मिलता है। थस फॉर एग्जांपल जो माइनर्स होते हैं आयरन कंटेनिंग और हेमाटाइट जो है वो उन माइनर्स के लंग में बहुत ज़्यादा उनमें क्वार्ट्स पाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मतलब आयरन कंटेनिंग और हेमाटाइट वाली जगह पे वो काम करते हैं तो उनके जो लंग्स में क्वार्ट्स हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा और उनको रिलेटिवली माइल्ड लंग डिजीज़ होगी। क्यों उनको माइल्ड डिजीज़ हो रही है? क्योंकि उनमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट हेमाटाइट का भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्योर फॉर्म जब होगी क्वार्ट्स की तो वो ज़्यादा टॉक्सिक होगी एज़ कम्पेयर टू जब ये हेमाटाइट वगैरह इस तरह की चीज़ें मिक्स हों। अब हम मॉर्फोलॉजी जब देखेंगे तो सिलिकोटिक नोड्यूल्स जो है ना अपनी अर्ली स्टेज में वो टाइनी सी बेयरली पाल्पेबल डिस्क्रीट पेल टू ब्लैक, अगर कोल डस्ट प्रेजेंट है तो पेल टू ब्लैक नोड्यूल्स होंगी हमारे अपर जोन्स ऑफ द लंग में। इतनी छोटी होंगी, इतनी डिस्क्रीट होंगी और मतलब मुश्किल से पाल्पेट कर पाए हम उन्हें। इस फिगर में भी देख लें, यहाँ एडवांस सिलिकोसिस दिखाया गया है जो कि ट्रांसेक्टेड लंग में देखी जा रही है। स्कारिंग जो है ना उसने मतलब स्कार ने जो है अपर लोब को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है इनटू अ स्मॉल मैस। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मॉल मास बन गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कार। माइक्रोस्कोपिकली जो सिलिकोटिक नोड्यूल्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट क्या करेंगी? कंसेंट्रिकली अरेंज्ड हाइलिनाइज्ड कोलेजन फाइबर्स होंगे जो कि किसी एमॉर्फस सेंटर के अराउंड होंगे, उसकी सराउंडिंग में होंगे, ठीक है। अब ये जो होल्ड अपीयरेंस है ना इस तरह की कोलेजन फाइबर्स की, ये क्वाइट डिस्टिंक्टिव है फॉर सिलिकोसिस, ठीक है। उसमें हमने ये इसकी काइंड ऑफ डायग्नोसिस है, ठीक है। तो अब इस पिक्चर में भी देख लें तो ये कोलेसेंट कोलेजनस सिलिकोटिक नोड्यूल्स हैं। ये बहुत सी थी छोटी छोटी जो कि कोलेसिस होकर एक बड़ी सी ऐसे नोड्यूल बन गई। ये होल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब नोड्यूल्स की एग्जामिनेशन पोलराइज्ड लाइट के ज़रिए, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी के ज़रिए ना क्या रिवील करेगी? वीकली बाय रेफ्रिजरेंट सिलिका पार्टिकल्स पार्टिकुलरली इन द सेंटर ऑफ द नोड्यूल्स, ठीक है। मतलब हमें बाय रेफ्रिजरेंट सिलिका पार्टिकल्स मिलेंगे बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ द नोड्यूल में जब हम उसको पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में देखेंगे। अब जैसे ही डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस करेगी तो उस इंडिविजुअल में जो नोड्यूल्स है ना वो कोलिसिस होके एक सख्त किस्म की कोलेजनस स्कार बना देंगी, वही नोड्यूल्स, ठीक है। विथ इवेंचुअल प्रोग्रेशन टू PMF, आगे जाके प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो जाएगी। इंटरवीनिंग लंग पैरेन्काइमा जो है वो कंप्रेस हो सकता है, ओवर एक्सपेंड या फिर होगा, और हनी कॉम पैटर्न जो है वो डेवलप कर जाएगा। फाइब्रोटिक लेजन जो है वो आल्सो हाइलर लिम्फ नोड्स और प्लूरा में भी हो सकते हैं, यही फाइब्रोटिक लेजन। दैट्स इट, ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी। यानी यहाँ पे भी जो है ये आगे जाके PMF में डेवलप हो रहा है, जिस तरह से हमने कोल वर्कर न्यूमोकोनिसिस देखा कि वो भी आगे जाके PMF डेवलप करवा रहा था। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो सिलिकोसिस यूजुअली डिटेक्ट होती है एसिम्प्टोमेटिक वर्कर्स में उनकी रूटीन चेस्ट रेडियोग्राफ पर, जो कि टिपिकली शो करती है फाइन नोडुलैरिटी उनके अपर जोन्स ऑफ द लंग्स में। हमें फाइन सी नोडुलैरिटी मिलेगी उनके रूटीन चेस्ट एक्सरे में। मोस्ट पेशेंट जो है ना वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप नहीं करेंगे जब तक के लेट इन द कोर्स, आफ्टर द PMF नहीं हो जाती तब तक उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगी। और मैनी पेशेंट जिनको PMF हो जाएगी तो उनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर जाएगी और कोर पल्मोनल हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। इसी की वजह से ये दोनों डिजीज़ हो रही है। और पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन भी इसकी वजह से भी मतलब ये दोनों कंडीशन हो रही है कि पैरेन्काइमल डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और ये हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। तो डिजीज़ जो है ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। ऑफन ये हमारी पल्मोनरी फंक्शन को इम्पेयर करती है टू सच अ डिग्री कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो बंदे की लिमिटेड हो जाएगी। सिलिकोसिस ना एसोसिएटेड है विद इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है पेशेंट TB को। अब ये पोस्टुलेट हुआ है कि सिलिकोसिस जो है वो डिप्रेस कर देती है हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, और क्रिस्टलाइन सिलिका जो है वो हमारी पल्मोनरी मैक्रोफेजेस की एबिलिटी को ही इनहिबिट कर देते हैं कि वो हमारे मैक्रोफेजेस किल करें और
माइकोबैक्टीरिया को फेगोसाइटोज करे, उनकी ये काबिलियत ही ख़त्म कर देता है। कौन कर देता है? क्रिस्टलाइन सिलिका। नोड्यूल्स जो है ना सिलिको ट्यूबरक्लोसिस में ऑफन उनमें सेंट्रल जोन ऑफ केजिएशन मिलेगा, ठीक है, चीज़ नेक्रोसिस मिलेगी हमें। रिलेशनशिप बिटवीन सिलिका एंड लंग कैंसर जो है वो अनसेटल्ड है, लेकिन मोस्ट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि सिलिका का एक्सपोजर एसोसिएटेड है इन विद सम इंक्रीज रिस्क, ठीक है, वो बढ़ाता है इस लंग कैंसर को। इरफान मसूद से भी सिलिकोसिस टॉपिक देख लिया हमने। ये कहा कि ये न्यूमोकोनियोसिस है जो कि इनहेलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से डेवलप होती है कंडीशन। मोस्ट जो कॉमन क्रोनिक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है वो यही है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इन द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन। इसकी दो फॉर्म्स है हमने पढ़ा, एक क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। लेकिन क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है क्वार्ट्स वाली, ये ज़्यादा फाइब्रोजेनिक है और जो ये ना मोर इम्प्लिकेटेड है इन सिलिकोसिस। हम पैथोजेनेसिस देखें इसकी तो सबसे पहले क्या होता है कि सिलिका पार्टिकल जो है ना वो चला जाता है हमारे लंग में, वहाँ डिपॉजिट हो जाता है और साइटोलाइटिक होता है टू एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है, उनकी एबिलिटी को ख़त्म कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सिलिका पार्टिकल जो है हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करता है। अब हमारे जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है ना वो कुछ इस तरह के साइटोकाइंस स्टिमुलेट करते हैं और रिलीज़ करते हैं जो कि जाके फाइब्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाते हैं। वो सारे कौन से साइटोकाइंस हैं वो मैंने बेसिक से आपको बताया कि उनके डिफरेंट नेम्स थे। अब सिलिका जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी कम कर देता है क्योंकि मैक्रोफेजेस जो है वो फेगोसाइटोज्ड एजेंट को किल ही नहीं कर पाते, यानी एक बार उन्होंने एजेंट को फेगोसाइटोज तो कर लिया लेकिन वो किल नहीं कर पाते, इतनी उसकी एबिलिटी मैक्रोफेज की ख़त्म हो जाती है क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसकी वजह से कम हो गई है। मॉर्फोलॉजी पे हमें अपर जोन ऑफ द लंग जो है इसमें अफेक्ट होता है ये सिलिकोसिस। नोड्यूलर ओपेसिटीज मिलेंगी हमें, लंग में कंसेंट्रिक लेयर्स होंगी कोलेजन की, जिस तरह मैंने पिक्चर दिखाया आपको, विथ और विदाउट सेंट्रल कैविटेशन। हो भी सकती है बीच में कैविटेशन, नहीं भी हो सकती। नोड्यूल्स जो है ना बाय रेफ्रिजरेंट सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। एग शेल कैल्सिफिकेशन मिलेगी हमें हाइलर नोड्स में, एग शेल कैल्सिफिकेशन। अब एग शेल कैल्सिफिकेशन हमें हाइलर नोड्स में मिलेगी। इसमें क्या होता है कि इसमें रिम, ये असल में ना रिम ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है हाइलर नोड्स में, ठीक है, जो हाइलम होता है ना वहाँ पे। और ये क्यों होती है, इसको ऐसा क्यों एग शेल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ना कैल्शियम जो है ना सराउंडिंग द जोन लैकिंग कैल्सिफिकेशन। अब कैल्शियम जो है उस जोन को सराउंड कर रहा होगा जहाँ पे कैल्सिफिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल एग शेल की तरह लग रहा होगा, इसलिए इसका ये नाम दिया गया है, ठीक है। उसको कैल्शियम यानी सराउंड कर रहा है, किसको सराउंड कर रहा है, उस जोन को जहाँ पे कैल्सिफिकेशन नहीं हुई। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी, क्या मिलेंगे सिलिकोसिस में, एक तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है अर्ली स्टेज में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी एडवांस स्टेज में मिलेगी, शुरू में नहीं मिलेगी। इन पेशेंट को ना टीबी की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है, यानी अगर उन्होंने माइकोबैक्टीरिया को उनके मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर भी लिया, फेगोसाइटोस कर लिया, लेकिन वो उसको किल नहीं कर पाएंगे, टीबी हो जाएगी। दूसरा इसमें लंग कैंसर होता है, ये भी क्लिनिकल फाइंडिंग है, ठीक है। पैथोमासी भी हम देख लेते हैं। कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस हमने पहले पढ़ी, तो उसमें हमने कहा एक्सपोजर होगा जब कार्बन डस्ट को, जैसा कि कोल माइनर्स के होता है, ठीक है। इसमें पैथोजेनिक फाइंडिंग हमें ये मिलेगी कि इसमें ना मैसिव एक्सपोजर की वजह से डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस होगी, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़, उस कंडीशन को हम ब्लैक लंग कह रहे हैं, डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस को, और ये एसोसिएटेड है विथ रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैप्लान सिंड्रोम इसको कहेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन साथ हुई तो कैप्लान सिंड्रोम कहलाएगा, एक तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी मैसिव डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस। कमेंट्स क्या है इसमें कि माइल्ड एक्सपोजर टू कार्बन, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया तो उसमें एंथ्राकोसिस हो जाएगी। अब कार्बन लेडेन मैक्रोफेजेस की कलेक्शन हमें मिलेगी और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी हमने अभी जो पढ़ी वो है सिलिकोसिस। सिलिका जो है वो सैंड ब्लास्टर्स और सिलिका माइनर्स में ये कंडीशन देखी गई है। इसमें जो है ना पैथोलॉजिक फाइंडिंग ये है कि सिलिकोसिस में हमें फाइब्रोटिक नोड्यूल्स हमेशा याद रखिएगा अपर लोब्स ऑफ द लंग में मिलेंगी, और इसमें इंक्रीज इसको होता है टीबी का। सिलिका जो है ना फेगोलाइजोसोम को इम्पेयर कर देता है उसकी फॉर्मेशन को बाय मैक्रोफेजेस, यानी मैक्रोफेजेस को इनहिबिट कर देता है तो वो फेगोलाइजोसोम भी नहीं बना पाते। उसके बाद अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, एस्बेस्टोसिस एंड एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस। एस्बेस्टोस जो है ये फैमिली ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सिलिकेट्स होते हैं विथ फाइब्रस ज्योमेट्री। On the basis of epidemiologic studies, occupational exposure to asbestos is linked to number 1 parenchymal interstitial fibrosis हो जाती है जिसको एस्बेस्टोसिस कहते हैं। इसके अलावा लोकलाइज्ड फाइब्रस प्लैक बन जाते हैं, या रेयरली डिफ्यूज फाइब्रोसिस प्लूरा में हमें मिल सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, इसमें प्लूरल इफ्यूजन्स होंगी। नंबर 4 लंग कार्सिनोमा। नंबर 5 मेलिग्नेंट प्लूरल एंड पेरिटोनियल मीजोथीलियोमा।
यानी मेसोथीलियम का ट्यूमर। नंबर 6 लेरिंजल कार्सिनोमा। तो फिर कह रहा है कि इंक्रीज इंसिडेंस एस्बेस्टोस रिलेटेड कैंसर का जो है ना इन अ फैमिली मेंबर ऑफ द एस्बेस्टोस वर्कर हैज़ अलर्टेड द जनरल पब्लिक टू द पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ एस्बेस्टोस इन द एनवायरनमेंट। अब इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि जैसा कि सिलिका क्रिस्टल्स में हो रहा था, जैसे एक बार वो फेगोसाइटोज हो रहे थे बाय मैक्रोफेजेस, तो एस्बेस्टोस फाइबर्स भी इसी तरह जो है ना इन्फ्लेमाजोम को एक्टिवेट कर देंगे और डैमेज कर देंगे हमारे फेगोलाइजोसोमल मेम्ब्रेन्स को, जिसके नतीजे में स्टिमुलेट करेंगे और रिलीज़ करवाएंगे प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स का एंड फाइब्रोजेनिक मीडिएटर्स का। तकरीबन सेम ही है इसकी पैथोजेनेसिस। इन एडिशन टू सेल्यूलर एंड फाइब्रोटिक लंग रिएक्शन, एस्बेस्टोस इसके अलावा क्या करेगा, प्रोबेबली आल्सो फंक्शंस एज बोथ अ ट्यूमर इनिशिएटर एंड अ प्रोमोटर। कुछ जो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट्स हैं एस्बेस्टोस के हमारी मीजोथीलियम पे, ये मीडिएट होते हैं बाय द रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स की वजह से, जो एस्बेस्टोस फाइबर्स की वजह से जनरेट होते हैं, which preferentially localize in the distal lung close to the mesothelial layer. However, potential toxic chemicals जो absorb होते हैं onto the asbestos fibers are undoubtedly they also contribute to the पैथोजेनिसिटी ऑफ द फाइबर्स। यानी अब एस्बेस्टोस जो है उसके साथ जो टॉक्सिक केमिकल्स लगे हुए हैं वो भी जाके वो नुकसान पहुंचाएंगे हमें। फॉर एग्जांपल जैसे एड्सॉर्प्शन यानी अटैचमेंट कार्सिनोजेंस की टोबैको स्मोक में इनटू द एस्बेस्टोस फाइबर्स may be the basis or the remarkable synergy between tobacco smoking and the development of lung carcinoma in asbestos workers। ठीक है, तो दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द लंग कार्सिनोमा इन एस्बेस्टोस वर्कर। जबकि सिलिका में जैसे हमने देखा तो वो अगर उसके साथ अगर कोई मिनरल है तो उससे उसकी टॉक्सिसिटी कम हो रही थी, जैसे कि वहाँ हेमाटाइट था। लेकिन यहाँ पे अगर ये कोई और टॉक्सिन इसके साथ जैसे टोबैको स्मोक, तो एस्बेस्टोस और वो मिलके ज़्यादा टॉक्सिसिटी करवा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं हम एस्बेस्टोसिस की। एस्बेस्टोसिस जो है वो डिफ्यूज पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में ज़्यादातर होती है, यानी एस्बेस्टोस में ये होती है फाइब्रोसिस इस तरह की। और इसमें क्या होगा, एस्बेस्टोस बॉडीज़ की प्रेजेंस होगी जो कि गोल्डन ब्राउन या फ्यूसीफॉर्म या बीडेड रॉड्स विथ ट्रांसलूसेंट सेंटर की तरह हमें नज़र आएंगी। उनका मतलब सेंटर जो है वो ट्रांसलूसेंट होगा, गोल्डन ब्राउन होगी, फ्यूसीफॉर्म होंगी या फिर बीडेड रॉड्स की तरह। अब उनमें एस्बेस्टोस के फाइबर्स पाए जाएंगे जो कि कोटेड होंगे विथ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल के साथ कोट हुए होंगे। ठीक है, अगर 13.19 फिगर देखें तो यहाँ पे देखें हाई डिटेल व्यू है एस्बेस्टोस बॉडीज़ का, जो रिवील कर रही है टिपिकल बीडिंग एंड नॉब्ड एंड्स। ये आपको नज़र आ रहा है बीडिंग मोतियों की तरह। ठीक है, एस्बेस्टोस बॉडीज़ जो है ना ये अपेरेंटली बनती कैसे हैं, जब बनेगी तब जब मैक्रोफेजेस ना कोशिश करेंगे फेगोसाइटोस करने की, उन एस्बेस्टोस फाइबर्स को मतलब खाने की कोशिश करेंगे। और आयरन क्रस्ट जो हम कह रहे हैं ना कोटेड विद द आयरन कोटिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल, वो जो आयरन की क्रस्ट है ना वो कहाँ से आई है, वो फेगोसाइट के ही फेरेटिन से बनी है। अब इन कॉन्ट्रास्ट टू द कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस एंड सिलिकोसिस, हमारी जो एस्बेस्टोसिस कंडीशन है ना ये लोअर लोब्स में होगी और सब प्लूरली होगी। वहाँ पे हमने देखा था वो अपर में हो रही थी, अब ये लोअर लोब और सब प्लूरली हो रही है और स्प्रेड करेगी मिडल एंड अपर लोब्स ऑफ द लंग की तरफ एज द फाइब्रोसिस प्रोग्रेस। कॉन्ट्रैक्शन फाइब्रस टिश्यू की डिस्टोर कर देगी हमारे नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द लंग को, जिसके नतीजे में क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी इनलार्ज एयर स्पेसेस बन जाएंगी और वो अनक्लोज हो जाएंगी विद इन द थिक फाइब्रस वॉल्स। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वो थिक स्कार के अंदर ही मतलब फाइब्रस वॉल के अंदर एक एयर स्पेस बन जाएगी। अब इवेंचुअली अफेक्टेड रीजन जो है वो हनी कॉम्ब जैसा लगेगा हमें। सिमल्टेनियसली फाइब्रोसिस जो है वो विजरल प्लूरा में भी होगी। अब यहाँ पर होगी तो क्या हो जाएगा, अडेजन्स बन जाएंगे बिटवीन द लंग एंड द चेस्ट वॉल, दोनों के दरमियान अडेजन्स हो जाएंगे। स्कारिंग जो है वो ट्रैप कर सकती है और नैरो पल्मोनरी आर्टरीज़ को भी उनको मतलब नैरो कर देगी पल्मोनरी आर्टरीज़ को, जिसके नतीजे में आर्टरीज और आर्टेरियल्स नैरो होंगे तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कोर पल्मोनल डेवलप होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो है प्लूरल प्लैक्स। प्लूरल प्लैक्स जो है ये मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है एस्बेस्टोसिस की। ठीक है, इससे एक्सपोजर जब होता है एस्बेस्टोस का, और वेल सर्कमस्क्राइब्ड ये प्लैक्स होते हैं, डेंस कोलेजन के बने हुए होते हैं। इस फिगर में देखें यहाँ पर एस्बेस्टोसिस दिखाई गई है, यहाँ पे हमें मार्कली थिक्ड विजरल प्लूरा नज़र आ रहा है जो कि लेटरल एंड डायाफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लंग को कवर कर रहा है, नीचे वाला और ये डायफ्राम वाला और साइड वाला जो प्लूरा है। अब इसमें नोट करें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हमें डिफ्यूजली अफेक्ट कर रही है, नज़र आ रहा है डिफ्यूजली लोअर लोब ऑफ द लंग को इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस अफेक्ट करी है, वाइट सारी जो हुई है।
ब्राउनिश है। तो हमने कहा ये प्लैक्स जो है वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और डेंस कोलेजन के बने हुए होते हैं। इनमें कैल्शियम ऑफन होता है। अब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एंटीरियर और पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पेराइटल प्लूरा पे डेवलप करते हैं, इसलिए इनको प्लूरल प्लैक पे कह रहे हैं, प्लूरा पे हो रहे हैं, एंड ओवर द डोम्स ऑफ द डायाफ्राम पे भी होंगे। अनकॉमनली एस्बेस्टोस का एक्सपोजर जो है ना वो प्लूरल इफ्यूजन भी करवाता है या फिर डिफ्यूज प्लूरल फाइब्रोसिस भी हो सकती है। नेक्स्ट अब एस्बेस्टोसिस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो होंगी ना वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है, उनसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। प्रोग्रेसिवली जो वर्सनिंग डिस्निया है वो 10 से 20 साल के बाद आता है आफ्टर एक्सपोजर, और प्रोग्रेसिव डिस्निया होता है। ये यूजुअली ना कफ के साथ होता है और इसमें प्रोडक्शन विद ऑफ स्पूटम भी होगी, बलगम आएगा, ठीक है। तो डिजीज़ जो है ये स्टेटिक भी रह सकती है या ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी आगे जाके करवा सकती है या कोर पल्मोनल और डेथ भी हो सकती है। प्लूरल प्लैक्स जो मैंने आपको बताया ना ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये ना हमें रेडियोग्राफ पे सर्कमस्क्राइब डेंसिटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। दोनों लंग कार्सिनोमा भी और मैलिग्नेंट मेसोथीलियोमा वर्कर्स में डेवलप कर जाता है इनटू द एस्बेस्टोसिस। रिस्क जो है डेवलपमेंट ऑफ लंग कार्सिनोमा का वो 5 फोल्ड ज़्यादा हो गया है एस्बेस्टोस वर्कर के लिए, और रिलेटिव रिस्क मेसोथीलियोमा का जो है ना नॉर्मली जो कि अ वेरी रेयर ट्यूमर है तो 2 से 17 केसेस पर मिलियन इंडिविजुअल्स में होता है, तो ये जो है ना मोर देन 1000 टाइम्स ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ गया है मेसोथीलियोमा का। कंकॉमिटेंट सिगरेट स्मोकिंग जो है उसने बढ़ा दिया है लंग कार्सिनोमा का रिस्क, लेकिन उसने मेसोथीलियोमा का रिस्क नहीं बढ़ाया। लंग या प्लूरल कैंसर जो है ना वो एस्बेस्टोस के साथ जो एसोसिएट होता है उसको पार्टिकुलरली पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ये हमने टॉपिक कर लिया, हम समरी देख लेते हैं। आज हमने न्यूमोकोनियोसिस पढ़ा, तो इसमें हमने कहा कि न्यूमोकोनियोसिस जो है वो इनकम्पास करता है अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक फाइब्रोजिंग डिजीजेस ऑफ द लंग, जिसके नतीजे जो रिजल्ट करती हैं जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के साथ एक्सपोजर हो, मोस्ट कॉमनली मिनरल डस्ट हो गई। फिर हमने कहा पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस जो है ना उनका सेंट्रल रोल होता है इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ लंग इंजरी में, कि वो इन्फ्लामेशन को प्रोमोट भी करते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो बनाते हैं, ठीक है, हमारे पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस, और फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस भी बना देते हैं। कोल्ड डस्ट की फिर हमने बात की कि कोल्ड डस्ट इंड्यूस जो डिजीज़ है वो वेरी करती है एसिम्प्टोमेटिक एंथ्राकोसिस से लेकर सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस तक, जिसमें कोल मैक्यूल्स और नोड्यूल्स बन जाती हैं और सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा हो जाती है। टू प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस यानी पीएमएफ भी हो जाती है आगे जाके, और इसमें क्या होगा, पल्मोनरी डिस्फंक्शन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कोर पल्मोनल। ये सारी हमने चीज़ें डिटेल में देखी। सिलिकोसिस पे हमने पढ़ा कि ये मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस है पूरी दुनिया में, और क्रिस्टलाइन जो सिलिका है जैसे कि एग्जांपल क्वार्ट्ज, ये यूजुअल इसका कल्प्रिट है। मैनिफेस्टेशन सिलिकोसिस की जो है वो एसिम्प्टोमेटिक सिलिकोटिक नोड्यूल्स भी हो सकती हैं, वो भी आगे जाके पीएमएफ करवाएगा, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद सिलिकोसिस उनको ज़्यादा इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी होती है टू टीबी, क्यों, क्योंकि उनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाती है। रिलेशनशिप सिलिका का एक्सपोजर और सब्सिक्वेंट लंग कैंसर जो है वो कंट्रोवर्शियल है। फिर हमने लास्ट में एस्बेस्टोस के बारे में पढ़ा कि उसका एक्सपोजर जो है 6 डिजीज़ प्रोसेस करवा सकता है। एक तो पेरेन्काइमल इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी जिसको हम एस्बेस्टोसिस ही कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है। दूसरा लोकलाइज्ड फाइब्रस प्लैक या रेयरली डिफ्यूज प्लूरल फाइब्रोसिस होगी। तीसरा प्लूरल इफ्यूजन्स, चौथा लंग कैंसर, और पांचवा मैलिग्नेंट प्लूरल एंड पेरिटोनियल मेसोथीलियोमा, और लास्टली लेरिंजियल कैंसर। ये सारी हो सकती हैं एस्बेस्टोस से। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बढ़ा देती है लंग कैंसर का रिस्क इन द सेटिंग ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर। मोर ओवर इवन फैमिली मेम्बर जो है ना उन वर्कर्स की वो जो एक्सपोज हैं टू एस्बेस्टोस, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ज़्यादा रिस्क है फॉर कैंसर। पैथोमा से एस्बेस्टोसिस देखें तो हमने कहा इसके फाइबर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में मिलेंगे हमें जब उनको एक्सपोजर होता है, प्लम्बर्स को और शिप यार्ड वर्कर्स का। इसके अलावा इसमें पैथोलॉजिक फाइंडिंग हमें फाइब्रोसिस ऑफ द लंग एंड प्लूरा मिलेगी, प्लैक्स मिलेंगे विद इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कार्सिनोमा एंड मेसोथीलियोमा। ये 2 कैंसर याद रख लें, लंग कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन है देन मेसोथीलियोमा इन एक्सपोज इंडिविजुअल्स। कमेंट्स ये हैं कि लीजन्स जो हैं उनमें लॉन्ग गोल्डन ब्राउन फाइबर्स पाए जाएंगे उन लीजन्स में जो एसोसिएटेड होंगी विथ आयरन, एस्बेस्टोस बॉडीज़ कहलाएंगी, ठीक है, जो कंफर्म करता है एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। यानी जब ये हमें एस्बेस्टोस बॉडीज़ मिल गई तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये एस्बेस्टोसिस वाली डिजीज़ है। यहाँ देखिए ये एस्बेस्टोस बॉडीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी फिगर में, ये लॉन्ग सी गोल्डन ब्राउन की। इरफान मसूद से भी एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज़ देख लें तो ये न्यूमोकोनियोसिस ही है जो कि इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस से होता है। 20 साल के बाद ये प्रेजेंट होता है जब पहला एक्सपोजर हो टू द एजेंट। ये बिनाइन प्लूरल प्लैक के साथ एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन, एस्बेस्टोसिस यानी पेरेन्काइमल इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, लंग कैंसर होता है यानी कि अगर जब कॉन्कोमिटेंट टोबैको स्मोक हो, मेसोथीलियोमा होगा लेकिन इसमें कॉन्कोमिटेंट टोबैको स्मोक नहीं होता।
और लेरेंजल एंड कोलन कैंसर। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो याद ही हो गया होगा। अब ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में हम देखें तो एक तो इसकी सर्पेंटाइन, दूसरी एम्फीबोल, ये फॉर्म्स हैं, ये दोनों इसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। जो सर्पेंटाइन फॉर्म है उसमें कर्ली फ्लेक्सिबल फाइबर्स होंगे जैसे कि क्राइसोटाइल,